मैं अपनी ज्वेलरी तिजोरी में देखने गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मेरी बहू ने मुझे देखा और कहा, सासू माँ, हमने सब कुछ दान कर दिया, आपको इसकी अब जरूरत नहीं है। मैंने उसे शांत भाव से देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी हथेलियां कांपने लगीं जब मैंने तिजोरी का कोड घुमाना शुरू किया। 3 बार दाईं ओर, 2 बार बाईं ओर, एक बार फिर दाईं ओर, वही कोड जो मैं 30 साल से इस्तेमाल कर रही थी। क्लिक। धातु की आवाज अलमारी की खामोशी में गूंज गई। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। मेरे बिस्वा दशा की सालगिरह के इमराल्ड झुमके, मेरी माँ की मोती की माला, हर बच्चे के जन्म पर मिली सोने की चूड़ियां, मेरी पहली पोती का हीरे का अंगूठी। 30 साल का प्यार गायब हो गया। मेरी घुटने थक गए। मैंने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ा। मेरे फेफड़ों से हवा निकल रही थी। कैसे? किसी को भी कोड नहीं पता था, कोई नहीं सिवाय। क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं सासू माँ? वाणी की आवाज मेरे पीछे सुनाई दी, शांत, लगभग मजाकिया। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह अपने कमरे के दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ खड़ी थी। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मेरी ज्वेलरी नहीं है। वाणी ने हाथों को क्रॉस करते हुए सिर को झुकाया। ओह हाँ, ज्वेलरी। मेरा खून जम गया। क्या तुम जानती हो कि वे कहाँ हैं? उसने एक गहरी सांस ली। हमने सब कुछ दान कर दिया, आपको इसकी अब जरूरत नहीं है। दान किया, दान किया। कैसे दान कर दिया? ये शब्द फुसफुसाते हुए निकले। वे मेरी थीं, वे मेरे अर्नेस्ट की यादें थीं। वाणी ने कंधे उचका दिए। बस भौतिक चीजें हैं सासू माँ। आप हमेशा कहती हैं कि दिल की बात महत्वपूर्ण है ना? और आपकी उम्र में आपको ज्वेलरी की क्या जरूरत है? आप तो कहीं जाती नहीं हैं। मेरी आंखों के आगे धुंधलका छा गया। आंसू जल रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें गिरने से रोक लिया। मैं उसे वो खुशी नहीं देने वाली थी। मैंने 1 बार, 2 बार गहरी सांस ली और उस शांति के साथ, जिसे मैं नहीं जानती थी कि मुझ में है, उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम सही हो, वाणी। मुझे उन ज्वेलरी की अब जरूरत नहीं है। मैंने देखा उसकी जीत की मुस्कान लौट आई। लेकिन तुम, मैंने उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी। उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया, जैसे किसी ने उसकी मास्क छीन ली हो। महीनों में पहली बार मैंने उसे बिना शब्दों के देखा, और तभी मैंने जान लिया कि युद्ध अब शुरू हुआ। क्योंकि मैं वह बूढ़ी औरत नहीं थी जो वह समझती थी। मैं 40 साल तक एक वकील की पत्नी रह चुकी थी। मैंने 4 बच्चों को पाला। मैंने जमीन से एक संपत्ति बनाई, और कोई भी मेरे जीवन के आखिरी टुकड़ों को बिना परिणाम के नहीं ले जा सकता था। वाणी पीछे हटी। सासू माँ, मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। ओह, तुम अभी नहीं जानती, लेकिन जल्दी ही तुम जानोगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली, उसे पेल और कांपते हुए छोड़ते हुए, क्योंकि उस शाम मैंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कॉल की। एक कॉल जो सब कुछ बदल देगी। आपको क्या लगता है, मैंने उसके बाद क्या किया? क्या मैंने पुलिस को बुलाया? अपने बेटे का सामना किया? सच, इससे कहीं अधिक चौंकाने वाला था, ये समझने के लिए कि मैं उस पल तक कैसे पहुंची। मुझे आपको 3 साल पीछे ले जाना होगा। मेरे जीवन का सबसे खराब दिन, जब मैंने अर्नेस्ट को दफनाया था। मार्च का महीना था। एक धूसर मंगलवार जो गीली मिट्टी और सफेद फूलों की गंध दे रहा था। मैंने वह काला कपड़ा पहना था जो उसने हमेशा कहा था कि मुझ में सुंदरता लाता है। 40 साल साथ रहने के बाद एक दिल का दौरा उसे एक साधारण सुबह मुझसे छीन ले गया, जब हम नाश्ता कर रहे थे और अपने अगले उदयपुर के सफर की योजना बना रहे थे। मैं तो अलविदा भी नहीं कह पाई। पहले के कुछ महीने एक चुप्पी का नर्क थे। यह घर, जो पहले जीवन से भरा था, अब यादों का एक संग्रहालय बन गया था जो मुझे डुबो रहा था। उसकी प्याली अलमारी में, उसकी कुर्सी टीवी के सामने, उसके गद्दों पर उसकी खुशबू, जिसे मैं धोने से मना कर रही थी। मेरे 4 बच्चे मुझसे मिलने आते थे। लता पुणे में रहती थी, कार्तिक चंडीगढ़ में, प्रिया बंगलोर में, और रोहन। रोहन ही एकमात्र ऐसा था जो दिल्ली में रहता था।
मेरा सबसे छोटा बेटा, मेरा लाडला। रोहन हमेशा सबसे संवेदनशील था। वह हर 2 दिन में कॉल करता, रविवार को मेरे साथ बिताता, मुझे मेरी पसंदीदा मिठाई लाता। और एक दिन फ्यूनरल के 6 महीने बाद वह एक साथी के साथ आया। माँ, यह वाणी है। वह खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, एकदम परफेक्ट मुस्कान, आंखें जो ईमानदार लगती थीं। उसके हाथ में सूरजमुखी का एक गुलदस्ता था। सुनैती कबीना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रोहन ने आपसे बहुत कुछ बताया है। आपके आने पर बहुत खेद है और मैं, भगवान, मुझे माफ करें। मुझे उम्मीद महसूस हुई। कितनी मासूमियत थी मुझ में। अगले महीनों में वाणी एक नियमित मेहमान बन गई। वह रसोई में मदद करती, मेरे साथ बाजार जाती, मुझे ऐसा महसूस कराती कि मैं अकेली नहीं हूं। जब रोहन ने कहा कि वे शादी कर रहे हैं, तो मैं खुशी के आंसू बहाने लगी। शादी साधारण लेकिन सुंदर थी। मैंने पार्टी का कुछ खर्च उठाया और फिर प्रस्ताव आया। सासू माँ, एक दिन वाणी ने कहा जब हम चाय पी रहे थे, आप इस बड़े घर में अकेली रह रही हैं। हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। क्या होगा अगर हम आपके साथ रह जाएं? इससे हमें कंपनी मिलेगी। मेरा दिल उछल पड़ा। कंपनी, अकेले नहीं रहना, फिर से जागना और आवाजें सुनना, यह अस्थायी होगा, रोहन ने जोड़ा। बस तब तक जब तक हम अपनी खुद की जगह के लिए बचत नहीं कर लेते। आप क्या कहती हैं माँ? मैंने बिना सोचे समझे हाँ कहा। 2 साल 6 महीने पहले रोहन और वाणी यहाँ शिफ्ट हो गए। शुरुआत में सब कुछ सही था। वाणी खाना बनाती थी, हम शुक्रवार को फिल्में देखते थे। रोहन रविवार को मांस भूनता था जैसे अर्नेस्ट किया करते थे। मैं फिर से जीने लगी थी, लेकिन बदलाव धीरे धीरे, जैसे जहर की एक बूंद। पहले लिविंग रूम से शुरू हुआ। ये फर्नीचर बहुत पुराने हैं, क्या हम इन्हें बदल दें? मैंने सहमति दी। आखिरकार सिर्फ फर्नीचर बचा था। फिर रसोई की बारी आई। ये बर्तन चटक गए हैं, हमें सब कुछ बदलने की जरूरत है। फिर मेरी कपड़ों, दोस्तों और फैसलों पर सुझाव आए। नहीं प्रिया, वो मत खरीदो, ये अनावश्यक खर्च है। और मैं बेवकूफ की तरह मानती रही क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। वाणी हमेशा हंसते हुए यही कहती थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने मेरी वित्तीय स्थिति में मदद करने का सुझाव दिया। आपको बिल भरने और कागजी काम करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे छोड़ दें, बस यहाँ साइन कर दें ताकि मैं खाता संभाल सकूं। और मैंने साइन कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी खुद की बर्बादी की चाबी उसे दे रही हूं। धीरे धीरे यह घर मेरा नहीं रहा। निर्णय बिना मुझसे पूछे लिए जाने लगे। मेरी राय अब मायने नहीं रखती थी। वो फूलदान जो एर्नेस्ट ने मुझे चंडीगढ़ से लाकर दिया था, गायब हो गया। मेरी बहन द्वारा बनाए गए चित्र तोहफे में दिए गए। दादी की झूला दी गई क्योंकि वो जगह घेरती थी। और जब मैं विरोध करती, वाणी मुझ पर दया से देखती। आप बहुत मुश्किल हो गई हैं, अतीत से इतनी चिपकी ना रहे। रोहन कभी कुछ नहीं कहता। वो दिन भर काम करता, थका हुआ आता। और जब मैं उससे बात करने की कोशिश करती, माँ, वाणी सही कहती है, तुम इन चीजों की चिंता मत करो। मेरी दूसरी बेटियां मुझे चेतावनी देने लगी। माँ, वो तुम्हें नियंत्रित कर रही है, क्या तुम नहीं देख रही? लता ने कहा, लेकिन मैंने उसकी रक्षा की। वाणी बस मेरी मदद कर रही है, अन्याय मत करो। लता ने सिर हिलाया। किसी दिन तुम पछताओगी माँ। और सच में वो सही थी। और अगर धोखा मेरे अपने बेटे से आ रहा था, तो वाणी के साथ रहना कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर चलने जैसा था, हर दिन। और सबसे बुरा यह था कि कोई और इसे नहीं देख रहा था। बाहर की दुनिया में वो परफेक्ट बहू थी, लेकिन इन 4 दीवारों के भीतर सच बहुत अलग था। सुबह मेरी दुस्वप्न बन गई। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठने वाली रही हूं। मेरी दिनचर्या पवित्र थी। सुबह 6 बजे उठना, चाय बनाना, समाचार सुनना। लेकिन वाणी ने तय कर लिया कि ये बहुत शोर करता है। सासू माँ, आप लेट नाश्ता कर सकती हैं, या कम से कम इतना शोर मत करें, मुझे सोने की जरूरत है। उसने मेरे जीवन को शोर कहा, इसलिए मैंने चुपचाप नाश्ता करना शुरू किया, लगभग सांस भी नहीं लेते हुए, अपने ही रसोई में चोर की तरह महसूस करते हुए। सुबह की ठंडी हवा में चाय की खुशबू फैल रही थी। मैं धीरे धीरे पी रही थी,
डरते हुए कि कप का मेरे होंठों से टकराना भी बहुत शोर करेगा। पैसे पर नियंत्रण हर हफ्ते बदतर होता गया। एक दिन मैंने अपनी पोती सोफिया के लिए उपहार खरीदने की सोची। उसका 12वां जन्मदिन था और मैं हमेशा उसे कुछ खास खरीदती थी। मैंने अपनी खाली पर्स से पैसे निकालने की कोशिश की, अपनी बैंक कार्ड ढूंढी, वो भी नहीं थी। वाणी, क्या तुमने मेरा कार्ड देखा? उसने अपने मोबाइल से नजर उठाई। मेरे पास है, सासू माँ। याद रखें कि अब मैं खर्चों का प्रबंधन कर रही हूँ। इसकी आपको क्या जरूरत है? मैं सोफिया के लिए उपहार खरीदना चाहती हूँ। वाणी ने एक गहरी सांस भरी। हमने परिवार की तरफ से उसके लिए कुछ खरीदा है। उसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं हमेशा उसे कुछ खास खरीदती हूँ। सासू माँ, आपकी उम्र में इन फिजूल खर्चियों की कोई जरूरत नहीं। क्यों बच्ची को बिगाड़ना चाहती हैं? मैं वहीं पर छोटी और बेकार महसूस कर रही थी। उस दिन मैं अपनी पोती को कुछ नहीं खरीद सकी। जब मैं उसके जन्मदिन की पार्टी में गई तो 12 साल में पहली बार हाथ खाली लेकर गई। जब सोफिया ने पूछा, और मेरी दादी का उपहार? उसकी नजरें अभी भी मेरे दिल को तोड़ देती हैं। मेरे पढ़ने के क्लब की दोस्त अगली शिकार बनी। हर गुरुवार हम लोग पिता के घर मिलते थे। हम किताबों और अपने जीवन के बारे में बातें करते थे। यही मुझे सांत्वना देता था। लेकिन वाणी ने हर मिलन को बाधित करना शुरू कर दिया। फिर से बाहर जा रही हैं। देखिए कितना बादल है। आप बीमार पड़ जाएंगे। आज बेहतर है कि घर रहे। मुझे बाहर जाना है और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। वो औरत सिर्फ आपके दिमाग में बुराई भर रही है। शुरू में मैंने विरोध किया। वाणी, मैं 68 साल से अकेली अपनी देखभाल कर रही हूँ। जिद मत करो सासू माँ, मैं सिर्फ आपकी चिंता कर रही हूँ। लेकिन फिर एक दिन मुझे गहरा झटका लगा। एक दोपहर लुपिता ने मुझे चिंता में फोन किया। बीना, क्या तुम ठीक हो? वाणी ने मुझे बताया कि तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। मैं चौंक गई। क्या लुपिता? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसने कहा कि तुम चीजें भूल रही हो, भटक रही हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। वाणी मेरी दोस्तों को बता रही थी कि मैं पागल हो रही हूं। जब मैंने उसे सामना किया, उसने मासूमियत से देखा। अरे सासू माँ, ये एक गलत फहमी थी। मैंने बस कहा कि हमें आपकी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए, लेकिन नुकसान हो चुका था। मेरी दोस्त मुझसे दया से व्यवहार करने लगी। मैंने मिलनों में जाना बंद कर दिया और फिर सबसे बड़ी शर्मिंदगी आई। एक शनिवार मैंने सैलून जाना चाहा, केवल अपने बालों को ठीक करने के लिए, फिर से इंसान की तरह महसूस करने के लिए। मैंने वाणी से पैसे मांगे। उसने उपहास किया। सैलून? क्यों? सासू माँ, जब आप कहीं बाहर नहीं जाती, यह पैसे फेंकना है? बस, मैं खुद को अच्छा महसूस करना चाहती हूँ। आपकी उम्र में ये चीजें मायने नहीं रखती। इसके अलावा हमें बचत करनी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक तिरस्कार से देखा। अगर चाहें तो मैं यहां मुफ्त में आपके बाल काट दूंगी। मैं उस अपमान को कभी नहीं भूलूंगी। अर्नेस्ट हमेशा कहता था कि मैं सबसे खूबसूरत महिला हूं जिसे उसने देखा है। वो मुझे परफ्यूम देता, डिनर पर ले जाता, मुझे खूबसूरत महसूस कराता, यहां तक कि 60 साल की उम्र में भी। और अब उसकी बहू मुझे कह रही थी कि अब मुझे सजने की कोई जरूरत नहीं। पीना अपने बेटे रोहन की चिंता में डूबी हुई थी। रोहन अब एक परछाई की तरह हो गया था। काम से लौटने में देर होती, चुपचाप खाना खाता और अपने कमरे में बंद रहता। जब भी बीना उससे अकेले बात करने की कोशिश करती, वाणी अचानक आ जाती। वे किस बात पर बात करते हैं? क्या कोई रहस्य है? और रोहन सिर झुका लेता। एक रात बीना ने उसे बगीचे में अकेला पाया। वह उसके पास बैठ गई और हिम्मत जुटाई। रोहन, बेटे, हमें बात करनी है। वो उसे नहीं देख रहा था। किस बारे में माँ? वाणी के बारे में। यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? मुझे लगता है कि यह अब मेरा घर नहीं रहा। रोहन की आंखों में तनाव आ गया। माँ, तुम फिर से शुरू मत करो। वाणी बस तुम्हारी मदद करना चाहती है। मदद? रोहन, वह तो मेरा पैसा ले रही है।
मुझे अपनी सहेलियों से मिलने से रोकती है। बस, माँ, उसने चिल्लाया। तुम सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। वाणी तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तुम जानती हो कि वह यहाँ रहने के लिए कितना बलिदान देती है। बीना चुप रह गई। उसका अपना बेटा वाणी का पक्ष ले रहा था। रोहन, नहीं माँ, समस्या तुम हो। तुम अतीत से चिपकी हुई हो, बदलाव को स्वीकार नहीं कर रही हो, वाणी को हर वक्त बुरा महसूस करवा रही हो। वह उठकर चला गया, उसे बगीचे में अकेला छोड़कर, चुपचाप रोती हुई। लेकिन जाने से पहले उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट थी। संदेह, अपराध बोध। वह इतनी तेजी से गायब हो गई कि बीना को लगा सो कि उसने उसे कल्पना की। उस रात बीना ने कुछ भयानक समझा। अब उसके पास कोई साथी नहीं था। वह पूरी तरह अकेली थी। वाणी ने रोहन को उसके खिलाफ कर दिया था। उसकी सहेलियों से उसे अलग कर दिया। उसके पैसे, उसके फैसलों, उसके जीवन पर नियंत्रण कर लिया था। और वह डर, अकेलापन और यह न मानने की वजह से कि उसकी बहू, जिसे उसने बहुत चाहा, असल में एक सांप थी। वह सब सहन कर रही थी, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि वह कितनी दूर जाने को तैयार थी। सबसे बुरा तो अभी शुरू ही हुआ था। जब उसने खाली तिजोरी का पता लगाया और वाणी के चेहरे पर डर को देखा, तो उसने ऐसा कुछ किया जिसे वाणी ने कभी नहीं सोचा था। वह चुप हो गई, न तो चिल्लाई, न रोई, बल्कि उसने एक्शन लिया। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, बिस्तर के किनारे बैठ गई और 1, 2, 3 बार गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकाल लिया। उसने एक नाम खोजा जिसे उसने अर्नेस्ट के अंतिम संस्कार के बाद से नहीं डायल किया था। प्रिया मेंडोजा, उसके पति का सबसे अच्छा दोस्त। उसके साथ 30 वर्षों से वकील के दफ्तर में साझेदारी। रोहन का गॉडफादर, एक ऐसा आदमी जो हर दस्तावेज, हर संपत्ति, हर पैसे को जानता था जो एर्नेस्ट और उसने मिलकर बनाया था। फोन की घंटी 2 बार बजी। बीना, क्या तुम हो? उसकी गर्म आवाज सुनकर बीना की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? मुझे लूट लिया गया है। मेरी अपनी परिवार मुझे लूट रही है। फोन पर और मत कहो। क्या तुम कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ सकती हो? हाँ प्रिया। अर्नेस्ट ने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मैं वहां रहूंगी। कल हम इसे ठीक कर देंगे। फोन रखते ही उसे एक एहसास हुआ जो उसने महीनों से नहीं महसूस किया था। आशा। अगले दिन उसने वाणी से कहा कि उसे डॉक्टर के पास जाना है। वाणी ने अपने मोबाइल से नजर भी नहीं उठाई। क्या तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत है? नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। ठीक है, बहुत देर से मत लौटना। जैसे उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए उसकी अनुमति की जरूरत थी। प्रिया का ऑफिस हमेशा की तरह रोमाम कॉलोनी में उसी बिल्डिंग में था। बीना ने चौथे फ्लोर पर चढ़ते हुए दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने उसे एक गले से स्वागत किया जो उसे सालों में पहली बार सुरक्षित महसूस कराने वाला था। बैठो बीना, मुझे सब बताओ। और उसने सब कुछ बताया। चोरी हुई ज्वेलरी, पैसे पर नियंत्रण, कैसे वाणी उसके बैंक खाते को संभाल रही थी, रोज के अपमान और रोहन का अजनबी बन जाना। प्रिया ने चुपचाप सुना, नोट्स लिए और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। जब वो खत्म हुई तो उसने चश्मा उतार लिया। बीना, यह वित्तीय शोषण है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह संपत्ति का धोखाधड़ी और संभवतः घरेलू आर्थिक हिंसा है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मेरी जान से भी ज्यादा। मुझे 1 हफ्ता दो। वह हफ्ता बीना के जीवन का सबसे लंबा हफ्ता था। दिन खींच रहे थे। लिविंग रूम में घड़ी की टिक टिक उसके कानों में गूंज रही थी। हर बार जब वाणी किसी कमरे में प्रवेश करती, वह अपनी सांस रोक लेती। घर में उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ नहीं हुआ। जब वाणी उसे आदेश देती, वह मुस्कुराती। जब वाणी उसे बताती कि क्या खाना है, क्या देखना है, क्या करना है, वह सिर हिलाती। वह उस आज्ञाकारी बुजुर्ग महिला में बदल गई जिसे वाणी चाहती थी, लेकिन अंदर से वह उबल रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया ने फोन किया। कल आओ, मेरे पास जानकारी है। इस बार जब वह पहुंची तो उसने उसके डेस्क पर एक मोटी फाइल देखी। बैठो,
पीना, यह आसान नहीं होने वाला है। उसने फाइल खोली और कई दस्तावेज निकाले। पहले, ज्वेलरी। मैंने एक जासूस को नियुक्त किया। ये दान नहीं की गई। पीना का दिल धड़क उठा। वे कहाँ हैं? एक जमानत दुकान में, वाणी रामिरज के नाम पर। कितने? 350,000 रुपए। 350,000 रुपए। अर्नेस्ट की एमरेल्ड, मेरी माँ की मोती, 40 साल की यादें नकद में बदल गईं। और भी हैं। उसने उसके सामने कुछ बैंक स्टेटमेंट रखे। मैंने तुम्हारे खाते के एवर ट्रांजैक्शन देखे जब से तुमने वाणी को एक्सेस दिया। उसकी उंगली ने पीले रंग में चिह्नित आंकड़ों की ओर इशारा किया। लगातार निकासी, ट्रांसफर, अत्यधिक खरीदारी। कितना? पीना ने पूछा। हालांकि उसे उत्तर का डर था। प्रिया ने उसकी आंखों में सीधे देखा। कुल 8-90,000 रुपए, लगभग 1 मिलियन। संसार थम गया। 1 मिलियन रुपए, वह पैसा जिसे अर्नेस्ट और उसने मेहनत से बचाया था। बीना की पेंशन चंडीगढ़ में जमीन की बिक्री से प्राप्त हुई थी, लूटी गई। प्रिया, क्या मैं इसे वापस पा सकती हूँ? उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें इसे सही तरीके से करना होगा। यदि तुम अभी उसका सामना करोगी तो वह सबूत नष्ट कर सकती है। जो कुछ बाकी है उसे स्थानांतरित कर सकती है और रोहन को इस तरह मैनिपुलेट कर सकती है कि वह कहे कि तुमने उसे अनुमति दी थी। तो मैं क्या करूं? हमें सबूत इकट्ठा करते रहना होगा। इस बीच उसने कुछ कागजात निकाले। चलो, तुम्हारी कानूनी स्थिति की समीक्षा करते हैं। अगले 1 घंटे में प्रिया ने मुझे कुछ बताया जो मुझे नहीं पता था। एर्नेस्ट ने अपना घर केवल मेरे नाम पर अपनी वसीयत में छोड़ दिया था। कोई सहमालिकाना नहीं था, कोई वारिस नहीं था जब तक मैं जीवित थी। घर पूरी तरह से मेरा था। वाणी का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। बीना, तुम उन्हें कभी भी जाने के लिए कह सकती हो। हम बैंक खातों की भी जांच करेंगे। यह एक गलती थी। तुम्हें उसे एक्सेस नहीं देना चाहिए था। लेकिन हम अभी भी इसे ठीक कर सकते हैं। हम एक नया खाता खोलेंगे, केवल तुम्हारे नाम पर, और हम जो कुछ भी बचा है उसे स्थानांतरित कर देंगे इससे पहले कि वह इसे समझे। और अगर वह गुस्सा होती है तो हो जाए। ये तुम्हारा पैसा है। मैं उस कार्यालय से एक योजना के साथ निकली। एक योजना जो वाणी कभी नहीं देखेगी। सड़क की ताजा हवा ने मेरी सांसों को भरा। वर्षों में पहली बार मैंने सिर ऊंचा करके चलना शुरू किया। मैंने अगले दिन नया बैंक खाता खोला। मैंने 200 लाख रुपए स्थानांतरित किए जो अभी भी बचे थे, इससे पहले कि वाणी उन्हें छू सके। मैंने सभी स्टेटमेंट की कॉपी प्राप्त की। मैंने जौहरियों की तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक अन्वेषक को कहा और रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। मेरा मोबाइल मेरा गुप्त हथियार बन गया। मैंने इसे बातचीत के दौरान मेज पर आकस्मिक तरीके से रखा। मैंने वाणी को एक दोस्त से फोन पर कहते हुए रिकॉर्ड किया। मैंने रोहन को लगभग राजी कर लिया है कि बूढ़ी औरत एक पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर कर दे। उसके बाद हम जो चाहें कर सकते हैं। मैंने उसके चिल्लाने की रिकॉर्डिंग की। इस घर को नवीनीकरण की आवश्यकता है। मैं एक संग्रहालय में नहीं रहूंगी। मैंने रोहन को रिकॉर्ड किया। और अगर मेरी मां को पता चल गया? और उसकी जवाब थी, उसे पता नहीं चलेगा। वह अब सही से सोचती नहीं है। हर रिकॉर्डिंग एक चाकू की तरह थी, लेकिन यह भी गोला बारूद था। प्रिया ने मुझे धैर्य रखना सिखाया, सही समय की प्रतीक्षा करना। हम अभी हमला नहीं कर सकते। हमें और अधिक की आवश्यकता है। हमें उसे इतना आत्मविश्वास में लाना होगा कि वह एक अक्षम्य गलती करे। फिर एक रात मैंने कुछ सुना जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उससे पहले वह दिन आया जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। 23 सितंबर, मेरा जन्मदिन। 68 वर्षों से यह तारीख उत्सव का कारण रही है। एर्नेस्ट हमेशा मुझे मारियाचियों के साथ जगाता था। मेरे बच्चे घर को फूलों से भर देते थे। लेकिन इस साल यह अलग होने वाला था। यह मेरा पहला जन्मदिन था एर्नेस्ट के बिना। 23 की सुबह मैंने पेट में एक गांठ के साथ जागा। रोहन पहले ही सुबह जल्दी काम पर जा चुका था। वाणी अभी भी सोई हुई थी। मैंने इंतजार किया, चाय बनाया, घड़ी की ओर देखते हुए बैठ गई। 8 बज गए, 9, 10। किसी ने कुछ नहीं कहा। 11 बजे वाणी अपनी कमरे से बाहर आई, बोर होते हुए, अपने मोबाइल की जांच करते हुए।
सुप्रभात सासू माँ। सुप्रभात, मैंने उत्तर दिया इंतजार करते हुए। लेकिन उसने सिर्फ जूस लिया और बिना नजर उठाए नाश्ता करने बैठ गई। कुछ नहीं, न जन्मदिन की शुभकामनाएं, न गले लगाना, कुछ भी नहीं। मैंने अपने गले में गांठ को निगल लिया। चाय मेरे कप में ठंडी हो गई थी। मैंने उसे कड़वा तीखा महसूस किया, जिससे उस समय मेरी जिंदगी। दोपहर 3 बजे वाणी ने कई कॉल्स प्राप्त किए। हाँ हाँ, शाम 7 बजे आओ, स्नैक्स लाना, यह अद्भुत होगा। मेरा दिल उछल पड़ा। एक पार्टी, उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार की थी। भगवान, मैं कितनी बेवकूफ थी। शाम 6 बजे वाणी ने मुझे लिविंग रूम में पाया। सासू माँ, मेरे कुछ दोस्त थोड़ी देर में आ रहे हैं, क्या आप अपने कमरे में रुक सकती हैं? हम शोर करेंगे। मैं चौंकी। तुम्हारे दोस्त वाणी, आज मेरा जन्मदिन है। उसने पलकें झपकाई। ओह, यह सच है। जन्मदिन मुबारक हो सासू माँ। और उसने लिविंग रूम की सजावट जारी रखी। वाणी, मैंने सोचा था कि तुम सोचोगी। शब्द मेरे गले में अटक गए। कुछ नहीं, भूल जाओ। ठीक है, तो तुम नाश्ते में मेरी मदद कर सकती हो। और वहां मैं अपने जन्मदिन के दिन उस महिला के लिए स्नैक्स बना रही थी जिसने मुझसे सब कुछ चुरा लिया। शाम 7 बजे 5 शोर मचा दी। मेकअप की हुई महिलाएं आने लगीं। वाणी ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। यह मेरी सास बीना है। सासू माँ, उन्हें सलाम करें और फिर आप चाहें तो अपने कमरे में जा सकती हैं, जैसे कि आप एक फर्नीचर हैं जो रास्ते में आ रहा है। लेकिन मैं नहीं गई। मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मेरे अपने जन्मदिन के दिन छिपने से इनकार कर रहा था। मैंने एक अदृश्य कोने में बैठ गई। उन्होंने संगीत चालू किया, बोतलें खोलीं, जोर जोर से हंसी मजाक किया। किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैं वहां अपने नीले कपड़े में बैठी थी, जिसे एर्नेस्ट ने मुझे उपहार में दिया था। अपने जीवन में एक भूत की तरह महसूस कर रही थी। और फिर मैंने वह बातचीत सुनी जिसने मुझे नष्ट कर दिया। वाणी किचन में 2 दोस्तों के साथ थी। किचन ठीक उसी जगह था जहां मैं बैठी थी। अरे दोस्त, तुम कब अपनी नई जगह पर जाओगे? वाणी ने आवाज धीमी की, लेकिन पर्याप्त नहीं। क्यों? ये घर जल्द ही हमारा होगा। कैसे? बूढ़ी औरत ने बिना पढ़े कई कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रोहन के पास पावर्स ऑफ अटॉर्नी है। इसे बस समय की बात है। मेरी खून की धारा जम गई। लेकिन वह, मैंने लगभग रोहन को उसे एक आश्रय में डालने के लिए मना लिया है। उसकी एक चचेरी बहन चंडीगढ़ में है, वहां एक अच्छा स्थान है। यह महंगा नहीं है। और एक बार जब वह वहां होगी, उसने एक क्रूर हंसी के साथ कहा, एक बार जब वह वहां होगी, हम इस पुराने घर को बेच देंगे, कुछ आधुनिक खरीदेंगे और जो बचेगा उसे रख लेंगे। 2,60,000 रुपए की कीमत है। सोचो तो सही। लेकिन वाणी, अगर वो मना कर दे तो? दोस्त, वो तो अब बूढ़ी हो गई है, सब कुछ भूल गई है, ठीक से समझ भी नहीं रही। डॉक्टर से कहना तो बहुत आसान होगा कि उसे खास देखभाल की जरूरत है। तीनों हंसने लगी। मैं 3 मीटर दूर बैठकर सुन रही थी कि वे मेरी जिंदगी को कैसे लूटने की योजना बना रही थी। और सबसे बुरा, बिल्कुल बुरा, तब हुआ जब रोहन आया, दरवाजे से अंदर आया, वाणी की दोस्तों को मुस्कुराते हुए देखा। आओ प्यार, वाणी ने उसे बुलाया। रोहन रसोई में गया और मैं अपने कोने से उन्हें फुसफुसाते हुए देख रही थी। मैं ठीक से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने देखा जब वाणी ने मेरी ओर इशारा किया। मैंने रोहन का असहज चेहरा देखा। मैंने देखा जब उसने सहमति दी। मेरा बेटा एक योजना पर सहमत हो गया था, मुझे एक वृद्धाश्रम में डालने और मेरा घर लूटने के लिए। उस पल में मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने न तो रोया, न चिल्लाया, बस महसूस किया कि स्थिति के प्रति मेरा आखिरी प्यार धूल में तब्दील हो रहा है। मैं चुपचाप उठ गई। वाणी की दोस्तों में से किसी ने मुझे जाते हुए नहीं देखा। वे सब मेरे शराब का मजा ले रही थीं। रोहन ने भी मुझे नहीं देखा। मैं सीढ़ियां चढ़ गई, दरवाजा बंद किया, बिस्तर के किनारे बैठ गई और तभी तभी मैंने रोने की अनुमति दी। मैंने अर्नेस्ट के लिए, अपनी खोई हुई ज्वेलरी के लिए, अपने बेटे के लिए, जो उस औरत को मुझ पर पसंद कर रहा था, उस औरत के लिए जिसमें मैं बदल गई थी, डरपोक, छोटी, अदृश्य। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने गुस्से में रोया।
मेरे मुट्ठियां चादर को इतनी मजबूती से पकड़ रही थीं कि मेरे नौकल सफेद पड़ गए। कपड़ा दबाव में चरचरा गया क्योंकि नीचे लोग मेरी भविष्य की अनुपस्थिति का जश्न मना रहे थे और मैं यहां ऊपर एक कायर की तरह छिप रही थी। मैंने मेकअप टेबल के आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। जिसने मुझे देखा उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मेकअप बिखरा हुआ था। नीला कपड़ा झुर्रियों में लिपटा था। वह हार गई हुई लग रही थी। लेकिन फिर मैंने कुछ और देखा। मैंने उस औरत की आंखें देखीं जिसने 4 बच्चों को अकेले पाला जब अर्नेस्ट डबल शिफ्ट करता था। मैंने उस औरत के हाथ देखे जिसने एक घर को खड़ा किया। मैंने उस औरत की ताकत देखी जिसने अपने पति की मौत का सामना किया। और मैंने एक निर्णय लिया। अब और नहीं। अब और नहीं छिपना। अब और नहीं मुझे कुचला जाए। अब और नहीं वह आज्ञाकारी बूढ़ी औरत बनना जो वाणी चाहती थी। मैंने अपने आंसू पोंछ दिए। मैं खड़ी हुई, अपना मोबाइल निकाला, डॉन प्रिया का नंबर डायल किया। प्रिया, मैं बीना। क्या तुम ठीक हो? रात के 9 बज रहे हैं। मुझे सब कुछ तेजी से करना है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। क्या हुआ? आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अभी अपनी बहू को सुन लिया। वो मुझे वृद्धाश्रम में डालने और मेरे घर को लूटने की योजना बना रही है, मेरे बेटे के सहयोग से। एक खामोशी थी। बीना, मुझे बहुत खेद है। मुझे दया नहीं चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। हम कब कार्रवाई कर सकते हैं? डॉन प्रिया ने गहरी सांस ली। मुझे 2 हफ्ते दो। मैं सब कुछ तैयार करूंगा। दस्तावेज, सबूत, गवाह, और हम इसे एक बार में खत्म कर देंगे। 2 हफ्ते? लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। क्या? मुझे अपने दूसरे बच्चों को बुलाना है। लता, कार्तिक, प्रिया। मुझे उनकी जरूरत है जो होने वाला है। मैं इंतजाम करूंगा। और कुछ? मैंने अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा। नीचे पार्टी की हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे घर में, मेरे बिना। मेरे जन्मदिन के दिन एक पार्टी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वाणी कभी ना भूले कि उसने बीना मेंडोजा को कमतर आंका। जब मैंने फोन रखा, मैंने आईने में फिर से देखा। लेकिन इस बार जिसने मुझे देखा वो कोई विक्टिमा नहीं थी, बल्कि एक योद्धा लग रही थी। और वाणी को जल्द ही पता चलने वाला था कि उसके जीवन का सबसे बुरा निर्णय मुझे जन्मदिन के दिन अपमानित करना था। मेरे जीवन के सबसे लंबे 2 हफ्ते मेरे जन्मदिन के अगले दिन शुरू हुए। मैं सूजी हुई आंखों के साथ उठी, लेकिन एक मानसिक स्पष्टता के साथ जो सालों में नहीं मिली थी। नीचे मैंने वाणी को उसकी पार्टी के बचे हुए सामान को साफ करते सुना। खाली बोतलें, गंदे बर्तन। मैं नीचे गई और उसे नाखुशी से सफाई करते पाया। सुप्रभात, सासू माँ। मेरी अमीगास ने कितना बुरा किया है ना? मैंने चुप्पी से उसे देखा। तुमने अपनी पार्टी का आनंद लिया। उसने तो व्यंग्य भी नहीं समझा। अरे हाँ, ये तो अद्भुत था। अफसोस है कि आप इतनी जल्दी सो गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक मुस्कान जो मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ, अफसोस है। और मैं रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन अंदर से मैं उबल रही थी। उसी शाम, जबकि वाणी उस पैसे से खरीदारी करने गई जिसे वो अब भी नहीं जानती थी कि अब वो उसके नियंत्रण में नहीं है, मैं डॉन प्रिया के ऑफिस में थी। ठीक है, बीना, हमारे पास अब तक ये सब है। उसने मुझे जासूस की तस्वीरें दिखाई। मेरी ज्वेलरी जो गिरवी रखी गई थी, बैंक स्टेटमेंट जिनमें निकालने के निशान थे, संदिग्ध ट्रांसफर। ये सब मजबूत सबूत हैं, लेकिन एक मजबूत कानूनी मामले के लिए हमें गवाह चाहिए। कोई ऐसा जिसने तुम्हारे जीवन में वाणी के आने के बाद के बदलाव को देखा हो। कौन? तेरे दूसरे बच्चे? तुझे दोस्त? कोई भी जिसने तुम्हारे जीवन में बदलाव देखा हो। मैंने लता के बारे में सोचा। उसने मुझे शुरुआत से ही चेतावनी दी थी। मेरी बेटी लता, वो पुणे में रहती है। उसने हमेशा जाना कि कुछ ठीक नहीं है। परफेक्ट। क्या तुम उससे आने के लिए कह सकती हो? हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वाणी को शक हो। डॉन प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम एक बहाने का इन्वेंशन कर सकते हैं। एक पारिवारिक बहाना। उस रात मैंने लता को फोन किया। माँ, क्या तुम ठीक हो? तुम कभी इस समय फोन नहीं करती। बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ है। कुछ हुआ? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती। बस मुझ पर विश्वास करो।
क्या तुम आ सकती हो? बीना ने अपने बच्चों को इस सप्ताहांत बुलाने का निश्चय किया। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, बेटा, मैं तुम्हें सब बताऊंगी जब तुम यहां आओगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है। शुक्रवार को लता सबसे पहले आई। जब उसने दरवाजा खोला और बीना को देखा तो उसका चेहरा चिंता से भर गया। माँ, तुम बहुत पतली हो गई हो। क्या तुम ठीक से खा रही हो? उसने बीना को गले लगाया और बीना ने महसूस किया जैसे उसका दिल भर आया। वाणी ने सीढ़ियों से सब कुछ देखा। मैं ठीक हूं बेटी, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। उस रात जब सभी सो गए, लता बीना के कमरे में आई। अब बताओ माँ, क्या हो रहा है? बीना ने उसे सब बताया। हर अपमान, हर धोखा, हर झूठ। लता का चेहरा आश्चर्य से गुस्से में बदल गया। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था। डर था कि मैं अकेली रह जाऊंगी। डर था कि लोग सोचेंगे मैं बढ़ा चढ़ा रही हूं। लता ने बीना के हाथों को पकड़ लिया। तुम कभी अकेली नहीं हो माँ, कभी नहीं। शनिवार को कार्तिक और प्रिया भी आए। घर फिर से हंसी खुशी से भर गया, लेकिन वाणी की आंखों में एक चिंता की लकीर थी। वह जानती थी कि कुछ गलत है। जब वे रसोई में खाना बना रहे थे, पीना ने अपने तीनों बच्चों को बगीचे में बुलाया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने फिर से सब कुछ बताया। कार्तिक के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वह महिला और रोहन सब कुछ जानते हैं। रोहन उसकी बातों में इतना फंस गया है कि उसे सही और गलत का फर्क नहीं समझ आता। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था। पीना ने कहा, यह उसकी गलती नहीं है। वाणी बहुत चालाक है, वह सब कुछ छिपा लेती है, लेकिन अब और नहीं। लता ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम सब गवाह बनना। जब समय आएगा तो तुम्हें मेरी बात का समर्थन करना होगा। कार्तिक ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कड़ी की कमी थी। बीना की छोटी बहन एलेना, जो पुणे में रहती थी और वकील थी। बीना ने उसे फोन किया। एलेना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूं कि तुम आओ और एक गवाह बनो। ये बहुत गंभीर है। एलेना ने कहा, मैं कल सुबह निकल जाऊंगी। रविवार को एलेना घर आई। वाणी ने उसे एक नकली मुस्कान के साथ स्वागत किया। रात में एलेना ने बीना के सभी दस्तावेजों की जांच की। यह मजबूत है बीना, तुम्हारे पास पर्याप्त सबूत हैं। बीना का दिल धड़कने लगा। मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहती, बस अपनी जिंदगी वापस चाहिए। तुम्हें उसे एक विकल्प देना होगा। या तो सब कुछ वापस करो या कानूनी परिणामों का सामना करो, लेकिन याद रखो, वह तुम्हें पूरी ताकत से जवाब देगी। बीना ने कहा, मैं तैयार हूं। पिछले 2 हफ्तों में उसने अपने परिवार को एकत्र करने के अलावा और भी कुछ किया। उसने घर के हर महत्वपूर्ण दस्तावेज को इकट्ठा किया। संपत्ति के कागजात, एर्नेस्ट का वसीयतनामा, बैंक के टाइटल्स, सब कुछ उसकी नाम पर एक बैंक लॉकर में सुरक्षित था। उसने एक महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। डॉक्टर ने कहा कि बीना मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। यह प्रमाण पत्र सोने के समान था। अंतिम सामना से पहले की रात बीना सो नहीं पाई। उसने एर्नेस्ट की तस्वीर पर नजर डाली। कल मैं हमारी घर वापस लूंगी और उस महिला को उसकी जगह दिखा दूंगी। सुबह 7 बजे बीना तैयार हुई। बीना के घर पर एक दिन एर्नेस्ट आया। वाणी ने उसे आते देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आप कौन हैं? मैं एर्नेस्ट, वकील हूं। बीना जी से बात करने आया हूं। वकील? आपको वकील की जरूरत क्यों है? एर्नेस्ट ने उसे पेशेवर ठंडक से देखा। ये कुछ ऐसा है जो मैं अपनी क्लाइंट से ही चर्चा करूंगा। मैं यहां हूं, मैंने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा, सिर ऊंचा करके। और 2 सालों में पहली बार वाणी ने मुझे सच में देखा। न कि एक आज्ञाकारी सास के रूप में, बल्कि इस घर की असली मालकिन के रूप में, जो सब कुछ वापस पाने वाली थी। जाल बिछ चुका था। सभी टुकड़े अपनी जगह पर थे और वाणी को अभी तक नहीं पता था कि वह सब कुछ खोने वाली है। एर्नेस्ट और मैंने बैठक में बैठकर बात की। वाणी रसोई से हमें देख रही थी, चाय बनाने का नाटक करते हुए, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बीना जी, एर्नेस्ट ने स्पष्ट स्वर में कहा,
ताकि वाणी सुन सके। मुझे ये दस्तावेज दिखाने हैं और कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। उसने एक फाइल निकाली, लेकिन यह सबूतों की फाइल नहीं थी। अब भी नहीं। यह एक चाल था। यहाँ आपके संपत्ति का मूल्यांकन है। ये घर 2,800 रुपए का है। मैंने देखा कि वाणी रसोई में थम गई। वह हर शब्द सुन रही थी। मुझे यह भी पुष्टि करनी है कि क्या आपने हाल ही में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर किए हैं? नहीं, मैंने कभी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर नहीं किए। वाणी दरवाजे के फ्रेम में प्रकट हुई। सासू माँ, यहाँ क्या हो रहा है? कानूनी मुद्दे हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वाणी ने करीब जाने की कोशिश की। एर्नेस्ट ने उसे रोकते हुए कहा, यह मेरी क्लाइंट और मेरी निजी बातचीत है। क्या आप हमें एक पल दे सकती हैं? वह ठिठकी, फिर सिर हिलाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ी, लेकिन जानती थी कि वह हमें ऊपर से सुन रही थी। बहुत बढ़िया, एर्नेस्ट ने धीरे से कहा। हमें रोहन को अंतिम सामना के लिए बुलाना होगा। वह कब काम से लौटेगा? रात 7 बजे। ठीक है, आपके अन्य बच्चे तैयार हैं? सभी। लता, कार्तिक, प्रिया और मेरी बहन एलेना। वे मेरे संकेत का इंतजार कर रहे हैं। तो आज रात हम इसे कर देते हैं। एर्नेस्ट उठने लगा, लेकिन बाहर जाते वक्त उसने ऊंचे स्वर में कहा, बीना जी, कल सुबह मेरी ऑफिस आइए ताकि आप अपने वसीयत के अद्यतन पर हस्ताक्षर कर सकें। मैंने देखा कि वाणी तेजी से सीढ़ियों से नीचे आई जैसे ही एर्नेस्ट ने दरवाजा बंद किया। वसीयत? वो वसीयत है। ये बस एक रूटीन अपडेट है। लेकिन मैंने उसकी आंखों में घबराहट देखी, क्योंकि अगर मैंने अपनी वसीयत बदली तो उसकी सभी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। बाकी का दिन तनावपूर्ण रहा। वाणी मुझसे चिपकी रही। वह हर जगह मेरा पीछा करती रही। शाम 5 बजे लता, कार्तिक और प्रिया अनौपचारिक रूप से मिलने आए। माँ, हम यहां से गुजर रहे थे और तुम्हें बुलाना चाहा। एलेना कुछ मिनटों बाद आई। वाणी चिंतित थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी अनपेक्षित मुलाकातें। हम क्या मना रहे हैं? कुछ नहीं, कार्तिक ने ठंडा उत्तर दिया। हम सिर्फ अपनी माँ के साथ समय बिताना चाहते हैं। तनाव इतना अधिक था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। रात 7 बजे रोहन काम से आया। जैसे ही वह अंदर आया उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हो रहा है? यहाँ सब लोग क्यों हैं? बेटा, बैठो, हमें परिवार में बात करनी है। वाणी उसके पास दौड़ी। रोहन, तुम्हारी माँ ने आज एक वकील बुलाया है। वह कुछ योजना बना रही है क्योंकि मुझे अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है। रोहन ने माथा सिकोड़ लिया। किसे माँ? कौन हमें लूटना चाहता है? सन्नाटा गहरा था, लेकिन मैंने रोहन की आंखों में कुछ देखा। एक पल का संकोच, संदेह, जैसे कि उसका एक हिस्सा पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। वाणी ने नर्वस हंसी में कहा, सासू माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कोई भी कुछ लूटना नहीं चाहता। नहीं। मैंने अपना मोबाइल निकाला, प्ले बटन दबाया और वाणी की आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने लगभग रोहन को मना लिया कि वह बूढ़ी औरत को पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करवा दे। उसके बाद हम जो चाहें कर सकते हैं। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? ये क्या है? ये तुम्हारी पत्नी है, मेरे जन्मदिन पर अपने दोस्तों से बात कर रही है, जबकि मैं उस कोने में बैठी थी। मैंने फिर से प्ले दबाया। बूढ़ी औरत ने बिना पढ़े कई कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। रोहन को पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गया है। ये सिर्फ समय की बात है। ये सच नहीं है, वाणी चिल्लाई। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लता गुस्से में उठ खड़ी हुई। मैंने फिर से प्ले दबाया। मैंने लगभग रोहन को मना लिया कि उसे एक आश्रम में डाल दे। चंडीगढ़ में उसकी एक चचेरी बहन है, वहां एक अच्छा स्थान है। यह महंगा नहीं है, और जब वह वहां होगी हम इस पुराने घर को बेच देंगे, कुछ आधुनिक खरीदेंगे और जो बचेगा उसे रखेंगे। 800,000 रुपए की कीमत है। सोचो। रोहन चक्कर खाकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि सच उसके सामने लहर की तरह टूट पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा बिना रंग का हो गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह झूठ बोल रही है, वाणी चीखी। उसने उन रिकॉर्डिंग को संपादित किया है। इनमें से कुछ भी सच नहीं है, और यह भी झूठ है। एलिना ने टेबल पर गहनों की तस्वीरें रख 3
जो गिरवी रखी गई थी, वे गहने जो तुमने दान किए थे। वाणी ने तस्वीरों को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं मैं उन्हें वापस पाने वाली थी। किस पैसे से? कार्तिक ने टेबल पर बैंक स्टेटमेंट रखे। वे 890,000 रुपए जो तुमने हमारी माँ से चुराए। संख्या वहां पीले रंग में चिन्हित है। इनकार करने के लिए असंभव। ट्रांसफर, निकासी, अत्यधिक खरीदारी, सब वाणी रामेश्वर के नाम पर। रोहन ने कांपती हुई हाथों से पेपर उठाए। वाणी, ये क्या है? मैं हमें उस पैसे की जरूरत थी घर के लिए। किसके लिए? रोहन ने गरजते हुए पूछा। हम माँ के घर में रहते हैं, हम किराया नहीं देते। हमें किस चीज की जरूरत थी? इतना पैसा? हमारे भविष्य के लिए। तुम्हारी माँ के पास काफी है। ये तुम्हारा पैसा नहीं है, प्रिया ने घृणा से कहा। ये कभी नहीं था। वाणी ने मेरी ओर झूठे आंसुओं के साथ देखा। सासू माँ, कृपया, मैं सिर्फ पैसे को सही तरीके से संभालने में मदद करना चाहती थी। मदद? मैं उठी और मेरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। अब और मदद नहीं। तुमने मेरी ज्वेलरी चुराई, मुझे वृद्धाश्रम में डालने की योजना बनाई, अपने दोस्तों को बताया कि मैं बूढ़ी हो गई हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, तुमने कहा। रोहन अंततः फट पड़ा। मैंने तुम्हें उस रात सुना था जब मेरी माँ का जन्मदिन था। तुम रसोई में अपनी सहेलियों के साथ थीं। तुमने कहा था कि बस सही से सोच नहीं पाती। और मैं, उसकी आवाज टूट गई। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मैंने देखा कि उसके कंधे उसके अपराध के बोझ तले झुक गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। उसने मेरी ओर निराशा भरी आंखों से देखा। माँ, मुझे माफ करो। मैं कायर था। मैंने उन बातों को सुना और तुम्हारी रक्षा नहीं की। मैंने उसे तुम्हारी बेइज्जती करने दिया। मैंने उसे तुम्हें लूटने दिया। रोहन, नहीं। हाँ, वह मेरे सामने घुटने के बल बैठ गया। मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने अपने पिता को धोखा दिया। उन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया और मैंने इस औरत को तुम्हें बर्बाद करने दिया। वाणी ने उसके करीब जाने की कोशिश की। रोहन, प्रिया, मेरी बात सुनो। मुझे मत छुओ। उसने घृणा से उससे दूर हटते हुए कहा। तुमने मुझे झूठ बताया, मुझे नियंत्रित किया, मुझे अपनी माँ के खिलाफ खड़ा किया। मैंने सब कुछ हमारे लिए किया। तुमने ये अपने लिए किया, हमेशा तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारी लोभ के लिए। उसने मेरी ओर देखा। माँ, मुझे बताओ क्या करना है। जो भी हो, मैं इसे ठीक करूंगा। मैंने गहरी सांस ली। यह पल था। रोहन, इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने वाणी की आंखों में सीधे देखा। या तो तुम वो हर पैसा लौटाओ जो तुमने चुराया, एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो जिसमें तुम मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार छोड़ती हो, और यहां से चली जाओ। वाणी ने मुंह खोला, अविश्वास में। या तुम धारा 390 के तहत आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करो। लता ने एक दस्तावेज निकाला। 3 से 12 साल की जेल, यही तुम्हारा सामना है वाणी। मैंने कई आपराधिक वकीलों से बात की है। मामला मजबूत है। वाणी हिचकिचा गई। नहीं, वे मुझे ऐसा नहीं कर सकते। तुमने अपने आप को ऐसा किया, लता ने ठंडे स्वर में कहा। किसी ने तुम्हें चोरी करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने चोरी नहीं की। मैं परिवार के पैसे को संभाल रही थी। कोई परिवार नहीं है। मेरी आवाज हवा में एक चाकू की तरह काट गई। तुम मेरे परिवार नहीं हो। तुम एक चोर हो जिसने मेरी अकेलेपन का फायदा उठाया, और यह खत्म हो गया। रोहन ने वाणी को एक बार फिर देख लिया। वाणी ने उसे विनती भरी आंखों से देखा। कहो कि यह सच नहीं है। कहो कि यह सब एक गलतफहमी थी। लेकिन रोहन ने उसे एक अजनबी की तरह देखा। इस घर से निकल जाओ। क्या? तुम यहां से जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। वाणी सच में रोने लगी। अब नहीं, तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोहन से प्यार करती हूँ। मैंने सब कुछ किया क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम किसी और से प्यार नहीं करती, सिवाय अपने आप के। लता ने उसके सामने दस्तावेज रख दिए। हस्ताक्षर करो या हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। वाणी ने कागजों को देखा, फिर रोहन की ओर, फिर मेरी ओर, और फिर हार मानते हुए उसने पेन उठाया। उसने हर दस्तावेज को कांपती हुई हाथों से हस्ताक्षर किया। 890,000 रुपए की वापसी की प्रतिबद्धता 60 दिनों में।
बीना में संपत्ति पर किसी भी अधिकार से त्यागपत्र, 15 दिनों में निष्कासन का समझौता। जब उसने समाप्त किया तो उसने पेन गिरा दिया। खुश? क्या तुम अब खुश हो? नहीं, लेकिन मैं शांति में हूं। वाणी उठी, रोहन को एक आखिरी बार देखा और सीढ़ियों पर चढ़ गई। हमने उसे सामान पैक करते सुना, दराज खुलने की आवाजें, कपड़े सूटकेस में फेंके जा रहे थे। 1 घंटे बाद वह 2 सूटकेस के साथ नीचे आई। रोहन ने उसे नहीं देखा। वह दरवाजे पर रुक गई। एक दिन तुम इसके लिए पछताओगी, बूढ़ी। नहीं, जब तुम अकेली रहोगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सब कुछ खो दिया। वाणी बाहर निकली और मैंने उसके पीछे दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज अब भी बाकी थी। जो मेरा था, उसे वापस पाना और यह सुनिश्चित करना कि वाणी अपने वादे पर खड़ी रहे। वाणी के जाने के बाद घर अजीब सा लगने लगा। शांत, लेकिन पिछले 2 वर्षों के भारी सन्नाटे के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति के साथ जो साफ सुथरी लग रही थी। खुद हवा हल्की लगती थी, जैसे घर ने राहत की सांस ली हो। रोहन घंटों तक सोफे पर बैठा रहा। उसने बात नहीं की, उसने नहीं रोया, बस खाली नजर से देखता रहा। मेरे अन्य बच्चे उस रात रुके। लता अपने पुराने कमरे में सोई, कार्तिक और प्रिया मेहमानों के कमरों में, और मैंने पहली बार सालों में पूरी रात बिना किसी डर के सोई। अगले दिन रोहन मेरी कमरे में आया। उसकी आंखें लाल, सूजी हुई थीं। वह नहीं सोया था। माँ, मुझ में तुम्हें माफ करने के लिए शब्द नहीं है। मैं बिस्तर के किनारे बैठी और उसे बात करने की जगह दी। मैं कायर था, एक मूर्ख, एक बुरा बेटा। रोहन, नहीं माँ, मुझे इसे कहने दो। वह मेरे पास बैठ गया। पापा तुमसे पूरी आत्मा से प्यार करते थे, तुम्हारी इज्जत करते थे, तुम्हारी प्रशंसा करते थे। और जब वह गए, मुझे तुम्हारी देखभाल करने वाला आदमी होना चाहिए था। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। इसके बजाय मैंने उस औरत को तुम्हारी जिंदगी में आने दिया और तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैंने देखा कि वह तुम्हारी बेइज्जती कर रही है और कुछ नहीं कहा। मैंने देखा कि वह तुम्हें लूट रही है और मैं मूर्ख बना रहा। यहां तक कि जब उसने तुम्हें वृद्धाश्रम में डालने की योजना बनाई, मैंने सहमति दी। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। तुम कैसे? मुझे देखो माँ, मैं तुम्हारे माफ करने के लायक नहीं हूं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन, मेरी बात सुनो। उसने नजरें उठाई। वाणी बहुत समझदार थी। उसे पता था कि तुम्हें कैसे प्रभावित करना है, कैसे तुम्हें दोषी महसूस कराना है और कैसे मुझसे अलग करना है। लेकिन मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे समझना चाहिए था, और तुम समझ गए। अंत में, जब यह महत्वपूर्ण था, तुमने सही निर्णय लिया। वाणी को बाहर निकाला। तुमने मेरी रक्षा की। यह मायने रखता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने उस बच्चे को देखा जो मुझे बाग से फूल लाता था, उस किशोर को जो मुझे बुरे सपनों पर गले लगाता था, उस आदमी को जो अपने पिता को दफनाते समय मेरी बाहों में रोया था। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है बेटा, लेकिन अब तुम्हें खुद को माफ करना होगा। रोहन ने मुझे गले लगाया और बच्चे की तरह रोया, और मैंने उसे थामे रखा, क्योंकि वह अभी भी मेरा बच्चा था। उसके बालों की खुशबू ने मुझे याद दिलाया जब वह छोटा था और मेरी बाहों में सो जाता था। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। प्रभु ने मुझे उस शाम बुलाया। बीना, हमें जेवर वापस चाहिए। गिरवी रखने का टिकट वाणी के नाम पर है, इसलिए तकनीकी रूप से उसे उन्हें लेने जाना चाहिए। लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाली। सही है, इसलिए हमें उसे दबाव डालना होगा। क्या तुम्हारे पास उसे संपर्क करने का कोई तरीका है? रोहन के पास उसका नंबर है। ठीक है, उसे बताना कि अगर वह 3 दिनों में जेवर वापस नहीं लाती तो हम आपराधिक मामले दर्ज करेंगे। रोहन ने हमारे सामने कॉल की। वाणी ने तीसरे रिंग पर उठाया। क्या चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज कड़वी थी। जेवर, तुम्हारे पास 3 दिन है उन्हें वापस लाने के लिए, या वह मामले दर्ज करेगी। मेरे पास उन्हें छुड़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो पैसे जुटाओ, क्योंकि अगर 3 दिन में ये यहां नहीं है तो तुम जेल जाओगी। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रही हूं। फिर एक सन्नाटा छा गया।
मैं तुम सबको नफरत करती हूँ। उसने फोन काट दिया। 2 दिन बाद घर पर एक पैकेट आया। अंदर थे मेरे जेवर, हरे इमराल्ड के झुमके, मोती की माला, सोने की चूड़ियां, हीरे की अंगूठी। हर एक टुकड़ा बिना ध्यान के पुराने अखबार में लिपटा हुआ, जैसे कचरा। लेकिन वे वहां थे। मैंने मोती की माला अपने हाथों में ली और आंसू अपने आप गिर गए। ये वही मोती थे जो मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी के दिन दिए थे, जिन्हें मैंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण मौके पर पहना। तुमने ये वापस लाए माँ? लता ने कहा और मुझे गले लगाया। हाँ, मैंने ये वापस लाए। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी थी, पैसे। प्रभु ने 813,000 रुपए वसूलने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। वाणी ने 60 दिनों में भुगतान का वचन दिया था, लेकिन हम सभी जानते थे कि उसके पास इतनी राशि नहीं थी। उसे सामान बेचना होगा, उधार लेना होगा या ऐसी नौकरी करनी होगी जिससे वह किस्तों में चुका सके। प्रभु ने समझाया, लेकिन उसे चुकाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सीधे जेल जाएगी। अगले हफ्ते पुनर्निर्माण का समय था। मैंने घर के सभी ताले बदल दिए। रोहन ने मेरी मदद की। मैंने अपना बैंक खाता वापस पा लिया। मैंने एक नया खाता खोला, जिसे केवल मैं संभालती थी। मैं पढ़ाई क्लब में वापस गई। लुपिता ने मुझे आंसुओं के साथ स्वागत किया। बीना, मैंने सोचा कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। मुझे भी, लेकिन मैं यहां हूं। और मैंने उसे और अपनी दूसरी दोस्तियों को सब कुछ बताया। उन्होंने चुपचाप सुना। कुछ आंखों में आंसू थे, अन्य में आक्रोश। हमें और करना चाहिए था, लुपिता ने कहा। हमें तब जोर देना चाहिए था जब हमने देखा कि कुछ ठीक नहीं है। यह उसकी गलती नहीं है। वाणी बहुत अच्छी झूठ बोलने में थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह बातचीत थी जो मैंने रोहन के साथ एक रात की। हम बगीचे में थे, वहीं जहां एर्नेस्ट रविवार को मांस भुना करते थे। माँ, मैं तलाक लेना चाहता हूं। क्या तुम सुनिश्चित हो? पूरी तरह से। मैं किसी के साथ शादी में नहीं रह सकता जिसने मेरे परिवार को इतना नुकसान पहुंचाया। तुमने रोहन, तुम्हारे लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं जिंग में देखता हूं तो मुझे पहचान नहीं पाता। मैं ऐसा बन गया हूं जिसे पिता नफरत करता, और मुझे खुद को वापस पाना है। तुम्हारे पिता तुमसे प्यार करते थे बेटे, और वह गर्वित होते कि तुमने सुधारने की हिम्मत दिखाई। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मुझे पता है। रोहन ने उसी हफ्ते तलाक की प्रक्रिया शुरू की। वाणी ने लड़ाई की, भरण पोषण की मांग की, विवाहित संपत्ति का हिस्सा मांगा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वे मेरे पैसे पर मेरे घर में रह रहे थे। कोई सामूहिक संपत्ति नहीं थी। जज ने रोहन के पक्ष में फैसला सुनाया। 4 महीने में तलाक का निपटारा हुआ, और इस दौरान वाणी ने मुझे चुकाना शुरू किया। पहले हफ्ते में 5,000 रुपए, अगले में 10,000 रुपए। ये छोटी राशियां थीं, लेकिन ये भुगतान थे। प्रभु ने सख्ती से निगरानी रखी। इस रफ्तार से तुम्हें सब कुछ चुकाने में साल लगेंगे, उन्होंने कहा। कोई बात नहीं, जब तक वो चुकाती है, क्योंकि अब पैसे महत्वपूर्ण नहीं थे। यह न्याय था। यह जानना था कि वाणी ने सब कुछ खो दिया। पति, घर, आराम बहन, वह जीवन जो उसने मुझसे चुराने की कोशिश की। और मैंने अपना सब कुछ वापस पा लिया। मेरी गरिमा, मेरा परिवार, मेरी शांति। 6 महीने बाद की मुठभेड़ के बाद रोहन अभी भी मेरे साथ रह रहा था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। वह खाना बनाता, साफ करता, मुझे बाजार ले जाता, और हर चीज पर मेरी राय पूछता। वह फिर से मेरा बेटा बन गया। एक दिन जब हम बगीचे में चाय पी रहे थे, उसने कहा, माँ, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें मुआवजा दूंगा। मैं दोगुनी मेहनत करूंगा, तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा, और जब तुम यहां नहीं रहोगे। रोहन, ऐसा मत बोलो, मुझे खत्म करने दो। जब तुम यहां नहीं रहोगी, मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह घर, तुम्हारा विरासत, सब कुछ जो तुमने पिता के साथ बनाया, उसे सम्मानित और संरक्षित किया जाए। यह सबसे कम मैं कर सकता हूं। तुम पहले से ही ऐसा कर रहे हो बेटा, हर दिन। और यह सच था, क्योंकि जो रोहन मेरे पास था वह अब नहीं था। बीना पिछले कुछ महीनों में एक कमजोर और नियंत्रित व्यक्ति बन गई थी।
वह एक ऐसा इंसान थी जिसने गिरना सीखा था, लेकिन अब उठने का भी हौसला रखती थी। गहने वापस तिजोरी में रख दिए गए थे, लेकिन इस बार मैंने संयोजन बदल दिया था। और केवल मुझे पता था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन पाठ सीखा था। कभी भी अपना अधिकार किसी और को मत सौंपो। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार करें, चाहे आप उन पर कितना भी विश्वास करें। आपकी जिंदगी, आपका धन, आपके फैसले केवल आपके हैं, और किसी को भी उन्हें आपसे छीनने का अधिकार नहीं है। लेकिन कहानी का एक आखिरी अध्याय बाकी था, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे एक कॉल मिली, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। 6 महीने बाद, वाणी को घर से निकालने के बाद, जिंदगी ने एक शांति का रुख पकड़ लिया था। रोहन ईमानदारी से काम कर रहा था। वह हर रविवार मेरे साथ चर्च जाता था। हम साथ में खाना बनाते थे, बातें करते थे, सच में बातें करते थे जैसे हम वर्षों में कभी नहीं कर पाए थे। मैंने अपनी पुस्तक क्लब, अपनी दोस्तों और अपनी स्वतंत्रता को फिर से पा लिया था। घर फिर से एक घर की तरह महसूस हो रहा था। लेकिन फिर वह कॉल आई। यह एक मंगलवार की शाम थी। मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी जब मेरा मोबाइल बजा। अज्ञात नंबर। नमस्ते, बीना मेंडोजा। एक औपचारिक महिला की आवाज आई। हाँ, मैं हूं। मैं वकील मोनिका हेर्रेरा हेर्रेरा और एसोसिएट्स लॉ फर्म से बोल रही हूँ। मैं वाणी रामिरिज का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मेरे हाथ ने फोन को कसकर पकड़ लिया। मेरी ग्राहक क्या चाहती हैं? वह आपसे व्यक्तिगत रूप से एक बैठक की मांग कर रही है। वह कहती हैं कि यह जरूरी है। मेरे पास उनके साथ बात करने के लिए कुछ नहीं है, श्रीमती मेंडोजा। मैं आपकी स्थिति को समझती हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो वह कहना चाहती हैं, उसे सुनना फायदेमंद होगा। क्या यह कल 3 बजे मेरी ऑफिस में हो सकता है? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे संदेह में डाल दिया। ये किस बारे में है? मैं चाहती हूं कि मेरी ग्राहक इसे व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करे, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं कि उनके पास एक प्रस्ताव है जो मुझे लगता है कि आपको रुचिकर लगेगा। रात को मैंने पिताजी से बात की। क्या मुझे जाना चाहिए? बेब, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और तुम कुछ भी मत साइन करना बिना कि मैं पहले देख लूं। क्या यह एक जाल है? वाणी के साथ सब कुछ संभव है, लेकिन अगर उसके पास वकील है, तो इसका मतलब है कि वह कुछ कानूनी करना चाहती है। ये एक अच्छा संकेत है। अगले दिन पिताजी और मैं वकील हेरेरा के ऑफिस पहुंचे। यह एक आधुनिक इमारत थी, सुंदर कार्यालय। हमें एक बैठक कक्ष में ले जाया गया, और वहां वह थी, वाणी। लेकिन वह उसी महिला की तरह नहीं थी जो कुछ महीने पहले मेरे घर से निकली थी। वह बहुत पतली, गहरे डार्क सर्कल्स के साथ, बेतरतीब बाल और झुर्रीदार कपड़े पहने हुए दिख रही थी। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक पल के लिए मैंने लगभग उस पर दया की। लगभग। श्रीमती बीना, वकील हेरेरा ने कहा, आने के लिए धन्यवाद। मेरी ग्राहक ने इस बैठक की मांग की है क्योंकि उनके पास आपके साथ अपने कर्ज को चुकाने का एक प्रस्ताव है। वह किश्तों में भुगतान कर रही हैं। यह वही था जो तय किया गया था। मुझे पता है, वाणी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इस रफ्तार से मुझे सब कुछ चुकाने में 8 साल लगेंगे, और मैं 8 साल तक इस तरह नहीं जी सकती। तुम्हें पहले यह सोचना चाहिए था। वाणी ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, और तुमसे नफरत करने का तुम्हारा अधिकार है। मैं एक चोर, एक मैनिपुलेटर थी, और अब तुम माफी मांगने आई हो। क्या तुम सोचती हो कि मुझे खेद है कहने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं। मुझे पता है कि जो मैं कहूंगी वह मेरी गलती को ठीक नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें मुआवजा देने की कोशिश करना चाहती हूँ। वकील हेरेरा ने मेज पर एक फोल्डर रखा। मेरी ग्राहक ने हाल ही में अपनी दादी से एक फ्लैट विरासत में लिया है। इसका मूल्य ओएसहाई और 8,000 रुपये है। उसने फोल्डर खोला, जिसमें दस्तावेज, मूल्यांकन और कागजात थे। वाणी आपको यह फ्लैट अपनी पूरी आरण चुकाने के रूप में देने का प्रस्ताव करती है। 9,500 रुपये, 8,000 रुपये कर्ज के साथ साथ ब्याज और कानूनी खर्चों को कवर करता है। पिताजी ने दस्तावेजों को लिया और देखना शुरू किया। मैंने वाणी की ओर देखा।
तुम इसे बेचना क्यों नहीं चाहती और मुझे नकद दे देती? वाणी ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे इस अध्याय को बंद करना है। मुझे तुम्हारी माफी चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकूं। तुम्हें मेरी माफी की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे इसकी जरूरत है। ये 6 महीने एक नरक रहे हैं। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा पति, मेरा घर, मेरी प्रतिष्ठा। जब मेरी दोस्तों को मेरी करतूत के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। वह सच में रोने लगी। मैं एक कॉल सेंटर में दिन में 12 घंटे काम करती हूँ ताकि एक बेतरतीब कमरे का किराया चुका सकूं। मैं सो नहीं पाती सोचते सोचते कि मैंने क्या क्या नष्ट किया। ठीक है, ये तुम्हारे लिए जो तुमने किया है वो ही है, मुझे पता है। लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूं कि मैंने बदल लिया है। मैंने समझ लिया है कि मैंने क्या किया है और हर रात मुझे इसका पछतावा होता है। पछतावा उस समय को वापस नहीं लाता जो तुमने मुझसे चुराया, न ही वह सम्मान लौटाता है जो तुमने मुझसे छीना। वाणी ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। तुम सही हो, इनमें से कोई भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये फ्लैट मेरे पास केवल बची हुई चीज है और मैं तुम्हें यह सब देती हूं ताकि तुम जान सको कि मैं वास्तव में पछता रही हूं। पिताजी ने दस्तावेजों को देखना खत्म किया। बीना, सब कुछ सही है। फ्लैट पर कोई बंधक नहीं है। अगर तुम स्वीकार करोगी तो हम अगले हफ्ते ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने पेपर देखे, फिर वाणी को देखा। मुझमें से एक हिस्सा इसे अस्वीकार करना चाहता था। मैं चाहती थी कि वह वर्षों तक भुगतान करती रहे, उतनी ही पीड़ा सहन करे जितनी मैंने सहन की थी। लेकिन दूसरा हिस्सा उस रंजिश को उठाने से थक चुका था। फ्लैट कहाँ है? नरबार्ट कॉलोनी में, वकील ने जवाब दिया। 2 बेडरूम, एक बाथरूम। इसे नवीकरण की जरूरत है, लेकिन यह अच्छे इलाके में है। एक विचार मेरे मन में आया। रोहन तलाक ले रहा है, वह मेरे साथ रह रहा है, लेकिन उसे अंततः स्वतंत्र होना पड़ेगा। पिताजी ने समझदारी से मुझे देखा। तुम उस फ्लैट का नवीकरण करवा सकती हो और उसे एक नए शुरुआत के रूप में दे सकती हो। मैंने वाणी को देखा। मैं स्वीकार करती हूँ। अपार्टमेंट, लेकिन एक शर्त पर। जो भी हो, मैं चाहती हूं कि तुम एक अतिरिक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो जिसमें तुम लिखित रूप से यह स्वीकार करो कि तुमने क्या किया। धोखा, अत्याचार, झूठ, सब कुछ। क्यों? ताकि अगर तुम कभी मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करो तो मेरे पास ठोस सबूत हो। वाणी ने गहराई से सांस ली। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। वकील प्रिया ने वहीं दस्तावेज तैयार किया। वाणी ने अपने हाथ से लिखा। मैं, वाणी रामाणी, स्वीकार करती हूं कि मैंने बीना मेनन के खिलाफ धोखा और वित्तीय अत्याचार किया। मैंने उनकी ज्वेलरी बिना उनकी सहमति के गिरवी रखी। मैंने उनकी खातों से बिना अनुमति के 890,000 रुपए निकाले। मैंने उन्हें 2 साल तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी और गलती को स्वीकार करती हूँ। मैं नारबाटे में स्थित अपार्टमेंट को मुआवजे और मेरी कर्ज की पूरी अदायगी के रूप में सौंपती हूँ। उसने कांपते हाथ से हस्ताक्षर किए। फिर हमने अपार्टमेंट के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। सब कुछ 1 घंटे से भी कम समय में कानूनी रूप से हो गया। जब हम खत्म हुए, वाणी अपने हाथों को देखती रही। अब क्या? अब तुम जाओगी और कभी भी मेरे परिवार के पास नहीं आओगी। मुझे कभी माफ मत करना। मैंने दरवाजे पर रुककर उसे आखिरी बार देखा। मुझे नहीं पता, वाणी, शायद कभी, लेकिन आज मैं नहीं समझती। पर मैं चाहती हूं कि तुम शांति पाओ, कि तुम इससे सीखो और कभी भी किसी को ऐसा ना करो। मैं उस ऑफिस से प्रिया के साथ बाहर निकली। लिफ्ट में उसने मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्योंकि आखिरकार यह खत्म हो गया। सच में, यह खत्म हो गया। 1 हफ्ते बाद अपार्टमेंट मेरे नाम पर ट्रांसफर हो गया। रोहन और मैं उसे देखने गए। वह बहुत बुरा हाल में था। हाँ, उसे पेंटिंग, मरम्मत और प्यार की जरूरत थी, लेकिन उसमें संभावनाएं थीं। माँ, क्या तुम सच में चाहती हो कि यह मेरा हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? कि तुम इसे अपने मेहनत से सजाओ, कि तुम इसे अपने घर में बदलने के लिए काम करो।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यह मुफ्त में मिले। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी कदर करो। रोहन की आंखों में आंसू थे। मैं करूंगा माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और उसने किया। अगले 3 महीनों तक रोहन हर वीकेंड उस अपार्टमेंट में काम करता रहा। उसने दीवारों को पेंट किया, पाइपलाइन ठीक की, नए फर्श लगाए। मैं उसकी मदद करती रही। मेरे दूसरे बच्चे भी समर्थन देने आते रहे। ये एक पारिवारिक परियोजना बन गई। और जब यह पूरा हुआ तो अपार्टमेंट खूबसूरत, साधारण, लेकिन स्वागत योग्य, साफ और रोशनी से भरा था। यह बिल्कुल सही है, रोहन ने उस दिन कहा जब हमने इसे पूरा किया। क्या तुम अब यहां आओगे? नहीं, अभी नहीं। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहना चाहता हूं। ये घर अब मुझे यहीं होना चाहिए। मुझे खुशी होगी बेटे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब हमारे पास विकल्प थे। रोहन के पास जब जरूरत होती उसका अपना स्थान था, और मेरे पास मेरा घर वापस था, पूरी तरह से मेरा, बिना किसी कर्ज, बिना चोरों, बिना मैनिपुलेटर्स, बस मेरा। एक दिन जब मैं अपनी ज्वेलरी को तिजोरी में व्यवस्थित कर रही थी, रोहन मेरे कमरे में आया। माँ, तुम्हारे लिए कुछ आया है। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। अंदर एक हाथ से लिखी पत्र थी। प्रिय बीना, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप यह पत्र पढ़ेंगी। शायद आप इसे देखकर मेरा नाम सुनते ही फाड़ देंगी, लेकिन मुझे इसे लिखना था। मैंने इन महीनों को थेरेपी में बिताया है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि मैंने जो किया वह क्यों किया। क्यों मैंने किसी के प्रति इतना क्रूर व्यवहार किया जिसने केवल मुझ पर दया दिखाई। मेरे चिकित्सक का कहना है कि मैं अपनी बचपन की कई भावनाओं को अपने अंदर दबाए हुए थी। मैंने अपनी गुस्से को आप पर प्रक्षिप्त किया। मैंने आपको उसी तरह व्यवहार किया जैसे मेरी माँ ने मेरे साथ किया। ये कोई बहाना नहीं है, ये केवल एक व्याख्या है। मैं चाहती हूं कि आप जानें कि मैं हर दिन उस शर्मिंदगी के साथ जीती हूं ये जो मैंने की। और अगर मैं समय को पीछे ले जा सकती तो मैं सब कुछ अलग करती। मुझे जेल में न डालने के लिए धन्यवाद। मुझे मेरे कर्ज चुकाने का एक मौका देने के लिए धन्यवाद। और सबसे बढ़कर मुझे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए धन्यवाद कि गरिमा खरीदी नहीं जाती, बेची नहीं जाती, और न ही चुराई जा सकती है। आपने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई, बीना जी। यहां तक कि जब मैंने उसे छीनने की कोशिश की। मैं आशा करती हूं कि एक दिन मैं खुद को आईने में देख सकूं और उस गर्व की एक छोटी सी मात्रा महसूस कर सकूं जो आप महसूस करती होंगी। आदर और पछतावे के साथ, वाणी। मैंने पत्र को धीरे धीरे मोड़ा। रोहन मुझे उत्सुकता से देख रहा था। क्या लिखा है? यह कि उसने सबक सीखा है, और यही सब मुझे चाहिए था। मैंने पत्र को एक दराज में रख दिया। मैंने इसे नहीं फाड़ा क्योंकि सभी नुकसान के बावजूद जो वाणी ने मुझे पहुंचाया, मेरे अंदर का एक हिस्सा यह मानना चाहता था कि लोग बदल सकते हैं, कि गलतियां सिखा सकती हैं, कि यहां तक कि सबसे बुरी गिरावट भी मजबूत उठने की ओर ले जा सकती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। आज उस भयानक दोपहर के 1 साल बाद जब मैं खाली तिजोरी के सामने जागती हूँ, मैं अपने घर में जागती हूँ। मेरा घर। सूरज की किरणें मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आ रही हैं। मैं बगीचे में चिड़ियों की आवाज सुनती हूँ। मैं रसोई में रोहन द्वारा बनाए गए कॉफी की खुशबू महसूस करती हूँ और मुस्कुराती हूँ, क्योंकि यह शांति है। मैं उठती हूँ और अपने ब्यूटी बॉक्स पर अर्नेस्ट की तस्वीर देखती हूँ। शुभ प्रभात, प्यार। आज का दिन खास है। आज मेरा 69वां जन्मदिन है, लेकिन ये जन्मदिन पिछले साल के मुकाबले बहुत अलग होगा। मैं सीढ़ियों के नीचे उतरती हूँ और देखती हूँ कि कमरा गुब्बारों से सजाया गया है। मेरे 4 बच्चे वहां हैं। लता पुणे से आई, कार्तिक चंडीगढ़ से, प्रिया बंगलौर से, और रोहन एक घर के बने केक के साथ मेज के पास है। जन्मदिन मुबारक हो मां। आंसू अपने आप आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। मेरे बच्चे, सब एक साथ। लता ने सबसे पहले मुझे गले लगाया। हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं छोड़ सकते मां, अब कभी नहीं। हमने सच में एक परिवार की तरह दिन बिताया। हमने एक साथ खाना बनाया, हंसी मजाक किया। हमने उनकी बचपन की कहानियां याद की। कोई तनाव नहीं,
कोई रहस्य नहीं, कोई शोषण नहीं, केवल प्यार। दोपहर को बीना क्लब की अन्य महिलाओं के साथ आती है। वे रंग बिरंगे पेपर में लिपटे उपहार, फूल और सच्चे आलिंगन लेकर आई हैं। बीना, तुम तो चमक रही हो। ये इसीलिए है क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। आखिरकार स्वतंत्र। उस रात जब सभी चले जाते हैं, रोहन और मैं बगीचे में बैठते हैं। वही कुर्सियां जहां अर्नेस्ट और मैं हर रविवार को कॉफी पीते थे। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो बेटे। मैंने किसी से मुलाकात की है। मेरा दिल थोड़ा धड़कता है। एक महिला। वह थोड़े नर्वस महसूस करता है। उसका नाम आंचल है। वह शिक्षिका है। मैं उसे 3 महीने पहले जिम में मिला। वह अलग है। अलग कैसे? ईमानदार, साधारण, अपने छात्रों के लिए कड़ी मेहनत करती है। उसे पैसे या दिखावे में रुचि नहीं है। बस एक अच्छी इंसान बनना चाहती है। मैं मुस्कुराती हूँ। मैं उससे मिलना चाहूंगी। सच में, मैंने सोचा था कि वाणी के बाद तुम किसी को यहां नहीं लाना चाहोगे। रोहन, सभी लोग वाणी की तरह नहीं होते और तुम खुश रहने के हकदार हो। तुम सच प्यार के हकदार हो। लेकिन मैं धीरे धीरे चलूंगा। इस बार मैं जल्दी नहीं करूंगा। उसे अच्छी तरह जानूंगा। और अगर कभी यह रिश्ता गंभीर हो गया, तुम पहली व्यक्ति होगी जिसे मैं मिलवाऊंगा और तुम्हारी राय मायने रखेगी। यही तो मुझे पसंद है बेटे। हम चुपचाप तारे देखते हैं। माँ, क्या तुमने कभी सच में वाणी को माफ किया? मैं इस सवाल पर सोचती हूँ। माफ करना का मतलब भूलना नहीं है रोहन। नहीं, यह मतलब है कि जो उसने किया वह सही था। इसका मतलब है कि मैं द्वेष का बोझ छोड़ दूं ताकि मैं शांति से जी सकूं। क्या तुमने इसे छोड़ा? अधिकांशत हाँ। कुछ दिनों में याद करना अभी भी दर्द देता है, लेकिन मैं अब उसे नफरत नहीं करती। यह प्रगति है। रोहन सिर हिलाता है। मैं भी उसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैंने उस भयानक अनुभव से बहुत कुछ सीखा। तुमने क्या सीखा? कि सच्चा प्यार तुम्हें छोटा नहीं बनाता, तुम्हें बड़ा बनाता है। कि सच्ची जोड़ी तुम्हारा समर्थन करती है, तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। और कि हमेशा हमेशा मुझे अपनी आंतरिक आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं था। मैं इसे स्वीकार करने से डर गई थी। यही सबसे कीमती सीख है बेटे। अगले महीनों में सुंदर बदलाव आते हैं। रोहन आखिरकार अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, जिसे हमने मिलकर सजाया था। लेकिन वह हफ्ते में 3 बार मुझसे मिलने आता है। हम डिनर करते हैं, बातें करते हैं, अपने संबंध को बनाए रखते हैं। और जब मैंने आंचल से मिला, तो मुझे समझ में आया कि रोहन इतना उत्साहित क्यों था। वह एक गर्म आंखों वाली और सच्ची मुस्कान वाली महिला थी। उसने मुझे सम्मान से बात की, लेकिन बिना दिखावे के। उसने मेरे जीवन, मेरी पसंदों, मेरी कहानियों के बारे में पूछा। और जब वह चली गई, मैंने रोहन से कहा, वह सच में एक अच्छी महिला है बेटे। लता, कार्तिक और प्रिया भी पहले से ज्यादा मिलने आते हैं। हम बारी बारी से आते हैं। एक महीने लता और उसका परिवार आते हैं। अगले महीने कार्तिक, फिर प्रिया। मेरा घर फिर से पोते पोतियों, बच्चों की हंसी और जीवन से भर गया। मैंने अपनी दिनचर्या वापस पा ली। मैं शनिवार को सुबह सुबह बाजार जाती हूँ। ताज़ा सब्जियां, मीठा ब्रेड, अपने लिविंग रूम के लिए फूल खरीदती हूँ। हर गुरुवार को मैं नियमित रूप से पुस्तक क्लब में जाती हूँ। अब हम गार्सिया मार्केज की 100 साल की तन्हाई पढ़ रहे हैं। हम हर अध्याय पर जुनून से चर्चा करते हैं। रविवार को मैं चर्च जाती हूँ। एर्नेस्ट के लिए एक मोमबत्ती जलाती हूँ। मैं चुपचाप उसे सब कुछ बताती हूँ। मैंने कर लिया प्यार। मैंने अपना घर वापस पा लिया। मैंने अपने परिवार को वापस पा लिया। और मुझे एक अजीब तरह से ऐसा लगता है पुज्जुमा का सभी कि वह मुझे सुन रहा है, कि वह गर्वित है। एक दिन 1.5 साल बाद, सभी घटनाओं के बाद, मुझे एक अप्रत्याशित कॉल आती है। यह वाणी की वकील प्रिया है। श्रीमती बीना, मैं केवल आपको सूचित करने के लिए कॉल कर रही हूँ कि वाणी उदयपुर जा रही है। उसे एक प्राथमिक विद्यालय में प्रशासनिक सहायक के रूप में नौकरी मिली है। आप मुझे यह क्यों बता रही हैं? क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि मैं आपको एक संदेश दूं कि वह अपना जीवन फिर से बना रही है।
कि वह अभी भी चिकित्सा में है और वह आपके बारे में आभार के साथ सोचती है, भले ही यह अजीब लगे। आभार। वह कहती है कि आपने उसे सिखाया कि कार्यों के परिणाम होते हैं, कि आप उसे कानूनी रूप से नष्ट कर सकती थीं, लेकिन आपने उसे सुधारने का एक मौका दिया और यही उसे बचा गया। मैंने फोन रख दिया और सोचने लगी। मुझे संतोष या द्वेष नहीं महसूस होता, केवल स्वीकृति। वाणी ने अपना रास्ता चुना, मैंने अपना रास्ता चुना और यह ठीक है। आज जब मैं बगीचे के पौधों को पानी दे रही हूं, मैं उस गुलाब के पौधे के सामने रुकती हूं जिसे अर्नेस्ट ने 30 साल पहले लगाया था। वह खिल रहा है, जीवंत लाल गुलाब, जीवन से भरे हुए। मैं एक काटती हूँ और उसे अंदर ले जाती हूँ। उसे लिविंग रूम में एक फूलदान में रखती हूँ और सोचती हूँ कि मैंने कितनी लंबी यात्रा की है। उस महिला के बारे में सोचती हूँ जो डरी हुई, अकेली, शोषित थी। उस महिला के बारे में जो मैं बनी, मजबूत, स्वतंत्र, सम्मानित, गहने तिजोरी में है, सुरक्षित, संरक्षित। लेकिन मुझे अब अपनी कीमत महसूस करने के लिए उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा है कि मेरी असली कीमत वस्तुओं में नहीं है, बल्कि मेरी ताकत में है। गिरने के बाद उठने की क्षमता में, बिना भूले माफ करने की क्षमता में, मेरी गरिमा में, जिसे कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। रोहन उस शाम आंचल के साथ समय बिताता है। वे मुझे अपने साथ डिनर पर बुलाते हैं। यह एक साधारण डिनर है, एक मोहल्ले के रेस्तरां में, लेकिन इसमें सच्ची बातचीत, हंसी और आपसी सम्मान भरा हुआ है। मैं देख रही हूं कि रोहन आंचल को किस तरह से देखता है, श्रद्धा, कोमलता, सच्चे प्यार के साथ, न कि उस डर और अपराध बोध के साथ जिससे वह वाणी को देखता था। और मुझे पता है कि मेरा बेटा अंततः ठीक हो गया है, जैसे मैं। उस रात अपने घर लौटकर मैं लिविंग रूम में एक कप चाय के साथ बैठती हूँ। चारों ओर देखती हूँ उन फर्नीचर को जिन्हें मैंने बचाने के लिए इतनी मेहनत की। दीवारों पर अपने परिवार की तस्वीरें, एक शांत घर का शांतिपूर्ण मौन, और सोचती हूँ उन सभी महिलाओं के बारे में जो उस स्थिति से गुजर रही हैं जिसमें मैंने खुद को पाया। मैंने उन महिलाओं को देखा है जो अपने परिवार के लोगों द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं, जो अकेले रहने से डरती हैं, जो सोचती हैं कि उम्र के बढ़ने से उनका कोई मूल्य नहीं रह गया है। और मैं कहना चाहती हूँ, अपनी गरिमा को वापस पाने के लिए कभी देर नहीं होती। आप कभी भी इतनी बूढ़ी नहीं होती कि अपने लिए खड़ी ना हो सके। पारिवारिक प्रेम किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को सही नहीं ठहराता। आपकी जिंदगी आपकी है, आपका धन आपका है, आपके निर्णय आपके हैं। और अगर कोई आपको छोटा, तुच्छ या बेकार महसूस कराता है, तो उससे दूर हो जाइए, क्योंकि आप सम्मान की हकदार हैं, आप सच्चे प्रेम की हकदार हैं, आप शांति की हकदार हैं। मेरे द्वारा पुनः प्राप्त किए गए गहने अपनी तिजोरी में चमकते हैं, लेकिन वे उस रोशनी से कम चमकते हैं जो अब मेरे अंदर है। उस औरत की रोशनी जो गिरी और फिर से और भी मजबूत होकर उठी। उस दादी की रोशनी जिसने अपना साम्राज्य फिर से हासिल किया। बीना, 59 वर्ष की, विधवा, माँ, दादी, जीवित बची, योद्धा, स्वतंत्र। और जब मैं घर की बत्तियां न बुझाकर सोने जा रही हूं, तो मैं एक आखिरी बात फुसफुसाती हूँ। धन्यवाद, एर्नेस्ट, मुझे मजबूत होना सिखाने के लिए, मुझे यह घर छोड़ने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए कि आपकी मृत्यु के बाद भी आपका प्रेम मुझे बचाए रखता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और शांति से सोती हूँ, क्योंकि आखिरकार अपनी जिंदगी के सबसे कठिन तूफान के बाद मैंने सूरज को पाया, और यह सूरज कोई मुझसे नहीं छीन सकता, कभी नहीं। ये कहानी मुझे हमेशा के लिए बदल गई। मैंने सीखा कि उम्र आपकी ताकत को परिभाषित नहीं करती, कि अकेलापन दुर्व्यवहार को स्वीकार करने का कारण नहीं बनता, कि सम्मान भीख मांगने से नहीं, बल्कि मांगने से मिलता है। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई, यदि आप किसी हिस्से से जुड़ते हैं, या यदि आप किसी को जानते हैं जिसे इसे सुनने की जरूरत है, तो मुझे अपना कमेंट बताएं। मुझे बताएं कि आप मुझे कहां से पढ़ रहे हैं, आपकी कौन सी सीख है, क्योंकि अंत में हमारे पास सबसे मूल्यवान चीजें भौतिक गहने नहीं हैं, बल्कि हमारी गरिमा का अनमोल रत्न है, और इसे कोई भी नहीं चुरा सकता,
जब तक कि आप खुद ऐसा करने की अनुमति न दें।